Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the next topic, project cost estimation approaches and the COCOMO model. This is the course outcome of our unit number 4. These are the department vision and missions. These are the POs of our department. These are the learning outcomes. After completion of this lecture, students will be able to understand the project cost estimation approach and the COCOMO model. In the previous lecture, we have discussed about the metrics for the size estimation. जो metrics होते हैं for calculating the size of the project, वो metrics क्या होते हैं उसके बारे में हमने discuss किया in the previous lecture. And now we are discussing about the project cost estimation. मीन्स किस तरीके से हम प्रोजेक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एंड मेट्रिक्स उसके जो थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए. सो द प्रीरिक्विजिट इज द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड द मेट्रिक्स फॉर द साइज एस्टिमेशन जहाँ पे हमने एलओसी एंड एफपी के बारे में डिस्कस किया था, लाइन ऑफ कोड एंड द फंक्शन पॉइंटर. नाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन अप्रोचेस. सो क्या होता है ये? Estimation of several project parameter is a basic project planning activity. प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी का बेसिक क्या होता है? एस्टिमेशन. विदाउट एस्टिमेशन हम स्टार्ट नहीं करेंगे प्लानिंग. व्हाई? बिकॉज पहले एस्टिमेशन फाइनल होगा, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट फाइनल होकर हम प्लानिंग के लिए मूव करेंगे. द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स इंक्लूड्स. अभी यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या रहता है? तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा, एंड आफ्टर दैट एफर्ट नेसेसरी टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कॉस्टिंग. कितने एफर्ट्स हमको चाहिए होंगे टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा और उसकी कॉस्टिंग क्या होगा. दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एस्टिमेशन. दिस एस्टिमेट हेल्प टू कोड द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द कस्टमर. ये एस्टिमेट हमको क्या चीज के लिए हेल्प करता है? टू कोड द कस्टमर. जैसे कि मैंने बोला हुआ कि एस्टिमेशन, विदाउट एस्टिमेशन हम कोई भी प्रोडक्ट फाइनल नहीं करते. ओके, सो एस्टिमेशन फाइंड आउट करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया. जैसे साइज ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, उसके लिए एफर्ट्स कौन से लगने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और कॉस्टिंग क्या है. अभी एस्टिमेट हमको हेल्प किस चीज़ के लिए करेगा? टू कोड द कस्टमर. आफ्टर दैट कस्टमर विल डिसाइड कि उसको वो प्रोजेक्ट करना है या नहीं. एंड ऑल्सो बेनिफिशियल इन रिसोर्स प्लानिंग एज वेल एज द शेड्यूलिंग. और वो किस चीज़ में हमको हेल्प करेगा? फॉर द रिसोर्स प्लानिंग एंड फॉर द शेड्यूलिंग ऑल्सो. Three broad categories are generally used in the estimation techniques are. अभी यहाँ पे 3 estimation technique generally हम यूज करते हैं. These are heuristic technique, analytical estimation technique and the empirical estimation technique. These are the 3 techniques used in the project cost estimation approaches. Now we will see each one in detail. First one, heuristic technique. अभी heuristic technique में क्या होता है? In heuristic technique, it is considered that the relationship in between the several project parameter can be modeled with the help of suitable mathematical expression. क्या होता है यहाँ पे? जो भी एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उनके बीच के रिलेशनशिप को सुटेबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज द पॉइंट जो आपको क्लियर कराएगा व्हाट एग्जैक्टली डन इनसाइड द ह्यूरिस्टिक टेक्निक. व्हाट हैपन हियर कि देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो हम क्या करते हैं? इन पैरामीटर के रिलेशनशिप को कन्वर्ट करते हैं इन द सुटेबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड इन दिस वे ह्यूरिस्टिक टेक्निक वर्क्स. आफ्टर गेटिंग द बेसिक पैरामीटर दैट इज इंडिपेंडेंट. जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट पैरामीटर. इट इज सिंपली टू आइडेंटिफाई द अदर दैट इज डिपेंडेंट पैरामीटर by setting up the value of the basic parameter in the respective mathematical expression. जब हमको बेसिक पैरामीटर मिल जाते हैं जैसा कि जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो फिर इंडिपेंडेंट पैरामीटर हमको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द अदर पैरामीटर जिसको हम डिपेंडेंट पैरामीटर बोलते हैं. ठीक है, सो ये क्या करता है? तो बाय सेटिंग अप द वैल्यू ऑफ बेसिक पैरामीटर इन द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, सो दिस इज द ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो इस तरीके से काम करेगी कि सारे पैरामीटर्स को एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करेगी. ओके, और आफ्टर गेटिंग द बेसिक पैरामीटर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं
जिसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पैरामीटर. आफ्टर गेटिंग द बेसिक पैरामीटर वी विल गेट द डिपेंडेंट पैरामीटर इजीली. किस तरीके से, तो बाय सेटिंग अप द वैल्यू ऑफ बेसिक पैरामीटर इन द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जो भी बेसिक पैरामीटर्स हमको मिले हुए जिसको हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर बोल रहे हैं, उसके वैल्यू को सेट करते, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सेट करते हुए हमको डिपेंडेंट पैरामीटर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे. सो इन दैट वे heuristic technique is works. Now the second one is analytical estimation technique. एनालिटिकल में क्या होगा, एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक डिटरमाइन द नेसेसरी रिजल्ट बिगिनिंग फ्रॉम द बेसिक अजम्पशन. यहाँ पे क्या होगा, डिटरमाइन किए जाएंगे बेसिक रिजल्ट. कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बेसिक अजम्पशन. जब बेसिक अजम्पशन शुरू रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पे डिटरमाइन किए जाएंगे नेसेसरी रिजल्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेंगे. मीन्स व्हाट, रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट बेसिक अजम्पशन जो रहेंगे उसके रिजल्ट्स को क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा इन द एनालिटिकल टेक्निक्स, एस्टिमेशन टेक्निक्स. So in this way, unlike to remaining empirical and heuristic technique, there is a scientific basis in the analytical technique. इसलिए as compared to heuristic और जो हम थर्ड यहाँ पे पढ़ने वाले empirical technique, as compared to these two, अगर हम एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस. यहाँ पे क्या है, एक साइंटिफिक बेसिस होगा इन द एनालिटिकल टेक्निक. इन दिस टेक्निक हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस इज द बेस्ट एग्जांपल. अभी एक हॉलस्टिड साइंस एग्जांपल है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसके डिटेल्स मिल जाएगी. तो यहाँ पे क्या होता था, द गोल ऑफ हॉलस्टिड वाज टू आइडेंटिफाई द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके बीच में रिलेशनशिप करवाएगा. So this technique is used in the analytical estimation technique. Third one is empirical estimation technique. अभी empirical estimation technique क्या होगा? The empirical estimation technique are usually founded on making an educated guess regarding to the project parameter. बस हो गया, ये हमारा estimation empirical estimation technique होगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ये कहाँ पे फाउंड होती है, on making. जब हम क्या करते हैं, एजुकेटेड गेस रिगार्डिंग टू द प्रोजेक्ट पैरामीटर. जो प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स रहते हैं उसका हम एजुकेटेड गेस करते हैं. एजुकेटेड गेस मतलब क्या, एक्सपीरियंस लोग आके यहाँ पे इस पैरामीटर्स को चेक करेंगे. इफ सिमिलर प्रोडक्ट आर डेवलप प्रीवियसली देन दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज हेल्पफुल. जैसा कि मैंने बोला कि एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आके इस पैरामीटर को गेस करेंगे जिसको हम एजुकेटेड गेस बोल रहे हैं. तो इसके लिए आपको प्रीवियस डेवलप प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है. सो एक्सपीरियंस पर्सन कौन रहेंगे, जो ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर चुके हैं. दैट मीन्स व्हाट, दे यूज देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस डेवलप प्रोजेक्ट इन द करंट प्रोजेक्ट. किस तरीके से, सो वो यहाँ पे क्या करेंगे, एजुकेटेड गेस करेंगे रिगार्डिंग टू द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स. प्रोजेक्ट पैरामीटर्स का यहाँ पे एक एजुकेटेड गेस किया जाएगा बाय द एक्सपीरियंस पर्सन. इवन दो द बेस ऑफ एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक इज कॉमन सेंस, several activities involved in the estimation have been formalized over the years. जैसा कि अगर हम empirical estimation technique की बात करते हैं तो in common sense में ये क्या होता है, there are the several activities involved in the estimation. estimation में number of several activity involved रहते हैं और number of चीजें यहाँ पे formalize हुआ है from the number of years. So there are various techniques used in the estimation technique और यहाँ पे number of चीजें time to time change होती है. There are the two frequently used empirical estimation technique, mainly first one expert judgment and second one is Delphi cost estimation. अभी अगर हम empirical estimation technique की बात करेंगे तो इसके अंदर भी दो टाइप्स की टेक्निक होती है. फर्स्ट वन है expert judgment and second one is Delphi cost estimation. So in that way these three approaches work differently. First one is heuristic, second one is analytical and third one is empirical estimation technique. These are the approaches of cost estimation techniques. Next one is COCOMO model and COCOMO 2. So COCOMO means what? Constructive cost model. Okay. So basically this यहाँ पे दिया हुआ है COCOMO and COCOMO 2. So there are two types of COCOMO, COCOMO 1 and COCOMO 2. COCOMO 1 को हम COCOMO 81 भी बोलते हैं. तो COCOMO क्या होता है? Now we will discuss. The constructive cost model is an algorithmic software cost estimation model developed by the Barry Boehm.
ये क्या है, एक एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है, किस चीज के लिए बनाया गया, फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशन। फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशन किसने बनाया इसको, बैरी बोहेम। सो दिस इज द अनदर टेक्निक यूज फॉर द कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। बट ये क्या है, तो इज एन अल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक अल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर रहेगा। कोकोमो क्या होगा, एक अल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल रहेगा जिसको बनाया गया बैरी बोहेम, किस चीज के लिए, फॉर फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कोकोमो इज a regression model based on the LOC, that is number of lines, line of code। ये कौन सा मॉडल होगा, रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसा हमने एलओसी में पढ़ा कि वन टाइम हम सारे नंबर ऑफ लाइन को कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो रिग्रेशन मतलब क्या होगा, सेम प्रोसीजर नंबर ऑफ टाइम, सेम प्रोसीजर नंबर ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। It was proposed by the Barry Boehm in 1981. It is also called as COCOMO 81। क्योंकि ये 1981 में प्रपोज किया था, मतलब डेवलप किया था बैरी बोहेम ने, इसलिए हम इसको समटाइम क्या बोलते हैं, कोकोमो 81। सो कोकोमो 81 इज ऑल्सो नोन एज कोकोमो मॉडल एंड इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ 63 प्रोजेक्ट। और इसको किस तरीके से बनाया गया, तो 63 प्रोजेक्ट का स्टडी करने के बाद में कोकोमो मॉडल को डिजाइन किया था बैरी बोहेम ने, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोकोमो और द कोकोमो 81, which make it one of the best documented model। इसलिए ये इसको क्या बोला गया, इट्स अ बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल। The COCOMO model is an empirical model that was derived with the help of gathering data from a large number of software project। अभी जैसा कि सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, एक रिग्रेशन मॉडल है जो बेस किसके ऊपर में, एलओसी के ऊपर में। ओके, दैट मीन्स अगर हम मेट्रिक की बात करेंगे तो कोकोमो में कौन से मेट्रिक यूज हो रहे हैं, एलओसी। और अगर हम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज हो रहा है एम्पेरिकल। ओके, यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, एम्पेरिकल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द कोकोमो मॉडल इज ए एम्पेरिकल मॉडल। ये कौन सा मॉडल है, एक एम्पेरिकल मॉडल है दैट वाज डिराइव विद द हेल्प ऑफ, किस तरह से बनाया हुआ है इसको, गैदरिंग अ डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से डेटा को गैदर करते हुए कोकोमो मॉडल को यहाँ पे डिजाइन किया गया। सो ये किसके ऊपर बेस है, तो एम्पेरिकल मॉडल के ऊपर बेस रहेगा हमारा कोकोमो मॉडल। COCOMO 81 thinks that the software would be developed according to the waterfall process using the standard program language like C। COCOMO के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है COCOMO यहाँ पे, so according to the COCOMO सॉफ्टवेयर बन सकता है अकॉर्डिंग टू द वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल, जो हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द वाटरफॉल मॉडल यूजिंग द बेसिक लैंग्वेज, यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक अ C। We can use the COCOMO model for the number of reasons। हम COCOMO मॉडल को यूज कर सकते हैं, उसके पीछे में नंबर ऑफ रीजंस है। वो रीजंस क्या है, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड, एक्सेसिबल इन द पब्लिक डोमेन एंड सपोर्टेड बाय द पब्लिक डोमेन एंड कमर्शियल टूल्स। क्योंकि ये एक अच्छा डॉक्यूमेंटेड मॉडल है, एक्सेसिबल हो सकता है पब्लिक डोमेन में, और ये सपोर्ट भी करेगा पब्लिक डोमेन को और कमर्शियल टूल्स को। सेकंड पॉइंट, इट हैज वाइडली यूज एंड इवैल्यूएटेड इन द रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैक्सिमम यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज द अनदर रीजन कि हम कोकोमो यूज करते हैं। कोकोमो 2 इज ट्यून टू मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अभी अगर हम कोकोमो, ये हो गया हमारा कोकोमो 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोकोमो 2। सो कोकोमो 1 में जो भी कुछ कमियां थी उसको फुलफिल किया गया इन द कोकोमो 2। ओके, सो कोकोमो 2 क्या है, तो इज ट्यून विद द मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है इसके साथ में ट्यून होता है, दैट मीन्स ये सपोर्ट करता है मॉडर्न लाइफ साइकिल, मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को, कोकोमो 2। द ओरिजिनल कोकोमो मॉडल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अगर हम देखा जाए तो कोकोमो, जो ओरिजिनल कोकोमो था जिसको हम कोकोमो 1 भी बोलते, ये एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल था, बट इट डजंट अप्लाई टू अ न्यूअर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल एज इट डज टू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। एक बेस्ट एंड पॉपुलर मॉडल था कोकोमो 1, बट इसमें क्या था कि ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता था, दैट मीन्स सपोर्ट नहीं करता था, और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर में ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। इसलिए इस चीज़ों को हमने रिकवर किया इन द कोकोमो 2। दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट लाइन कोकोमो 2 इज ट्यून टू द मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। कोकोमो 2 targets modern software projects and will continue to evolve over the next few years।
कोकोमो 2 क्या करता है, टारगेट करता है ऑन द मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर में, उसके लिए बेस्ट रहेगा हमारे पास में कोकोमो 2, और ये कंटिन्यू करेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट जब तक कि नया कोई मॉडल है तब तक कि इसको ही कंटिन्यू किया जाएगा। कोकोमो 2 इज रियली 3 डिफरेंट मॉडल्स। कोकोमो 2 में 3 डिफरेंट मॉडल है। फर्स्ट वन, द एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। अभी एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल क्या करता है, किस चीज के लिए सुटेबल है, तो सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट बिल्ड विद द मॉडर्न जीयूआई बिल्डर टूल। अगर हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं इन अ मॉडर्न जीयूआई बिल्डर टूल, तो उसके लिए द एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल बेस्ट रहेगा इन द कोकोमो 2 मॉडल। Second one, the early design stage model. That means what? You can use this model to get the rough estimate of a project cost and duration before you have determined its entire architecture. Before defining the entire architecture, हम यहाँ पे rough estimate निकाल सकते हो project cost का, और उसका duration भी find out कर सकते हैं. So this is the another type of the Kokomo 2, the early design stage model, जहाँ पे हम before डिटरमाइन द एंटायर आर्किटेक्चर हम फाइंड आउट कर सकते हैं रफ कॉस्ट एंड द ड्यूरेशन। थर्ड वन, द पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल, दैट मीन्स रियूजेबल मॉडल। दिस इज द मोस्ट डिटेल कोकोमो 2 मॉडल। यू विल यूज इट आफ्टर यू हैव डेवलप योर प्रोजेक्ट ओवरऑल आर्किटेक्चर। जब आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल आर्किटेक्चर डिजाइन हो जाए तब आप इस मॉडल को यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट एंड द ड्यूरेशन। So in that three way Kokomo 2 is works. That means there are the 3 different models of the Kokomo 2. Kokomo 2 can be used for following major decision situation. Kokomo 2 हम generally use करते हैं जब ऐसी कोई situation create हो जाए. First one, making investment or the other financial decision involving a software development and effort. अगर investment करना है या फिर कोई other financial decision में इन्वॉल्व रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट, तब हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कोकोमो 2 के बारे में। सेटिंग प्रोजेक्ट बजट एंड शेड्यूल एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। दिस इज द बेसिक ऑफ द कोकोमो। प्रोजेक्ट का बजट को सेट करना है और शेड्यूल करना है तो हम वो कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कोकोमो 2। मेकिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड शेड्यूल रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन। सॉफ्टवेयर कॉस्ट के बारे में डिसीजन लेना और शेड्यूल करना हमको रिस्क को, ओके, तो उसके लिए हम कोकोमो 2 को यूज कर सकते हैं। डिसाइडिंग विच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू डेवलप, रीयूज, लीज और परचेस। हमको अगर डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट को सॉफ्टवेयर के डेवलप करना है, किसको रीयूज करना है, किसको लीज पे लेना और किसको परचेस करना है, ये सारी चीजें अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कोकोमो 2 यूज कर सकते हैं। सो देयर आर द वेरियस सिचुएशन इन विच वी विल यूज द कोकोमो। These are the some MSBD question based on the today's lecture topic. List and describe the project cost estimation approaches. Describe Kokomo and Kokomo 2 model in detail. Summary of learning, project cost estimation approaches के बारे में डिस्कस किया हमने और Kokomo models के बारे में डिस्कस। In the next lecture we will learn the risk management. Thank you.